न्यू अपडेट है, न्यू टॉपिक है। लास्ट 15 डेज के लिए एक क्रूशियल बच्चों के लिए टॉपिक होता है इस क्रूशियल टाइम पर। और वो क्या होता है कि यार अब हमने बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों के टॉपिक्स कंप्लीट हैं। एक थोड़ा सा एक फाइनल अपलोड देखना है कि भाई क्या यार हम लोग अभी भी कुछ बच रहा है, अभी कुछ ऐसा है जिसको हम एक बार और कंसिडर कर लें, रिव्यू कर लें। बिल्कुल सही बात है। एक छोटा सा मैं इंसिडेंट बतलाता हूं आपको। 2004 के आसपास की बात है। स्टेट बोर्ड का एक स्टूडेंट था मेरा, राजस्थान बोर्ड का। अ, उसके उस टाइम 150 मार्क्स का पेपर होता था। जो पेपर था 150 मार्क्स का, उसमें 50 मार्क्स के तो प्रैक्टिकल होते थे और 100 मार्क्स का पेपर होता था। अब वो बच्चा बहुत अच्छा इंटेलिजेंट था और बिल्कुल जेम टाइप का बच्चा था, शानदार। एक छोटी सी, मैंने भी पढ़ाया उसने भी पढ़ा, बढ़िया भाई बतलाएंगे रिजल्ट क्या रहा। उसको मैंने, एक टॉपिक था शिकाकाई, अपन जानते यूज करते हैं, उसका बॉटनिकल नेम था। या तो मैंने नहीं बतलाया या उसने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके 150 में से 149 मार्क्स आए। अच्छे मार्क्स हैं, बढ़िया है, खुशी वाले मार्क्स हैं। लेकिन मुझको आखिरी बात कि मेरे बच्चे को 149, एक टॉपिक अगर वो एक बार में वो सारे बॉटनिकल नेम और रिवाइज कर देता, उस बच्चे के बार बार क्लास में उसको एक बार और रिवाइज कर देता, तो शायद वो 150 होता। एक मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन 149 में था, वो टॉप मेरिट में था उस टाइम बच्चा। और वो बच्चा जो है आज प्रेजेंट टाइम पर पीजी कर चुका है और आराम से अपनी जो सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और अच्छा खासा बच्चा भी लास्ट टाइम मिला था, तो मैं मिला तो उससे यही कहा मैंने कि यार बेटा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, नाम में छुपाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं, बेटा यार तुझे मालूम है एक क्वेश्चन जो तेरा छूट गया था, कि हाँ सर वो मालूम है ना। मैंने कि यार अगर उस क्वेश्चन को देख लेते एक बार और तुम्हें वो रिवाइज करा देते, तो वो क्या होता कि वो टॉपिक की तरह सही हो जाता है और कंप्लीट होता है। वो डॉक्टर है, एमबीबीएस कर चुका है, ठीक है, पीजी कर चुका है और आज प्रेजेंट टाइम पर काफी लंबे टाइम से सेवाएं दे रहा है। 2004 की बात है इसलिए, ठीक है। 20 बच्चे वाला है, अभी भी बच्चों से मिलकर भी आया था उसके। तो ये इंसिडेंट में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कई बार हमारे दिमाग में होता है यार नीट का एग्जाम आ रहा है, बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीज, कोई भी ऐसी चीज हो जो उसको अवेलेबल करा दी जाए, ठीक है, ताकि उसके मार्क्स में कहीं कमी ना रहे हमारी तरफ से। ताकि पेपर के बाद हम नहीं सोचे कि अरे यार ये और कर देते, यार ये दिमाग में तो आया था, लेकिन लगा कि यार बिजी शेड्यूल है, मत करो यार, रहने दो अभी, अब बच्चों को भी कहां डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कई बार बातों को रख देते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, उस इंसिडेंट के बाद मेरे दिमाग में ये होता है कि लास्ट टाइम तक बच्चों की हेल्प कर सकते हैं तो करें, ठीक है। तो उसी के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि लास्ट 15 डेज के आसपास बच्चों को एक बार दिखा दिया जाए कि जो उसका सिलेबस है उसमें से वो किन टॉपिक्स को तैयार करे, है ना। तो ये दो किताबें तो अपना महामंत्र है, इसी से अपन पढ़ रहे हैं, इसी से तैयारी कर रहे हैं। मैं बायोलॉजी के साथ आपको केमिस्ट्री की भी बोल रहा हूँ, ज्यादा एक्स्ट्रा मैटर मत जाना। कोचिंग के बच्चों, कल ही मेरे पास फोन आया था कि सर केमिस्ट्री के जो सिलेबस है ना सर, बहुत ज्यादा वो क्लासेस में क्या कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। देखिए मैंने कहा कि आता आपसे कि पूरा 1 साल का टाइम होता है, कोर्स इतना लंबा अभी प्रेजेंट टाइम पर बिल्कुल भी नहीं है। तो टीचर टाइम का पैसे पैसे पास करे। अगर मान लीजिए ए टू सी आना है सिलेबस में, तो वो C1 C2 C3 भी चल जाएगा, B1 B2 B3 बता देगा, A1 A2। और बेटा तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहे, नहीं 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 नहीं, ऐसे टीचर से बचना है, ऐसी फैकल्टी से बचना है जो आपको फालतू एक्स्ट्रा लोड दे रहे हैं। एक्स्ट्रा लोड को हटाइए, जो अपने सिलेबस में है उसे पढ़िए, जो बुक में दे रखा है उसे पढ़िए, एक्स्ट्रा मत जाइए। चलिए फटाफट हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा वही टारगेट है कि लास्ट 15 डेज है, वो 360 के लिए सारा खेल हो रहा है। 90 के 90 क्वेश्चन से जाना चाहिए अपन लोगों के, ठीक है। अगर गलत हो जाए, नहीं होंगे, ऐसे हो जाए तो परेशान मत ना। केमिस्ट्री फिजिक्स से अपन लेकर मार्क्स अपना 700 प्लस का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे, क्लियर। लेकिन बायो के फिलहाल 90 क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, तो इन 90 क्वेश्चन को सही करना हमारा टारगेट है, 360 मार्क्स लेना हमारा टारगेट है। उसी के लिए हम लोग इतनी कश्मोकश चल रही है अपन लोगों की, क्लियर। तो अपन लोगों को ये ध्यान रखना है कि अब इस मार्क्स के लिए हमको सिलेबस पे आएंगे। देखो इन बुक्स और सिलेबस का ही सहारा लेंगे हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के लिए, और किसी का सहारा नहीं चाहिए हम लोगों को, क्लियर। चलिए, तो ये हमारा सिलेबस ओपन हो गया, जो बिल्कुल रिसेंट जो सिलेबस है हमारा वो ये आ गया है। अब हम लोग इस सिलेबस के साथ उन क्वेश्चंस को देखेंगे,
उन टॉपिक्स को देखेंगे जिनको हमें कवर करना है, ठीक है, जिनको हमको कवर करना है। अब पहला देखिए आप, जो टॉपिक है हम लोगों का, व्हाट इज लिविंग, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बायोनॉमिक नोमेनक्लेचर। देखिए इसमें टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, एक तो ये आपको कवर करना है, कलर में थोड़ा डार्क कर लेता हूं, टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स, एक तो ये टॉपिक कवर करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं। 3 क्वेश्चंस के ऐसे भी चांस है कि आपको इस चैप्टर से लिए जाए, ठीक है। टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, किंगडम का मींस क्या है, एग्जांपल्स क्या है, तो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की का एक ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। क्लियर? 3 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं इस चैप्टर से, इसलिए 3 टॉपिक्स को लेना बहुत जरूरी है। और अगर हमसे वो बोलेगा तो एक इसमें टॉपिक में अंदर एक टेबल बन रही है, मैं बुक से ले लेता हूं ताकि हवाबाजी नहीं करते हैं, जहां पर हम लोगों के क्लासिफिकेशन का यह टेबल बन रही है और हमको मस्का डोमेस्टिका, ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ये दे रखे हैं, ये दिख रहा है आपको, ठीक है, विजन में आना जरूरी है ये वाला टॉपिक जो है। क्लियर? चलिए अब ये टेबल भी आपको याद करनी है। अब चलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ग्रुप इन द, अब फंजाई बड़ा खास है, इसको आपको तैयार करना है। क्लियर? इसका हर टॉपिक तैयार रहना चाहिए, क्वेश्चन पक्का इस बार मिलेगा आप लोगों को इससे, ठीक है। एक वायरस विरोइड, प्रियोन देखो इसमें छुपा हुआ है, डायरेक्ट नहीं है तो वो पूछ सकता है, लेकिन क्योंकि वायरस के लिंक करता है वो, इसलिए आप प्रियोन को थोड़ा ध्यान दे लें। तो फंजाई, वायरस, विरोइड, ये तो 2 टॉपिक तो ये, और इसके साथ आप लोगों को प्रोटिस्टा के जो 5 ग्रुप है, क्राइसोफायर, डाइनोफ्लैजिलेट, वो, ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान के जाए 5 ग्रुप्स को। देखो मैं कोई गेस पेपर नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, मैं बता रहा हूं आपने पढ़ लिया है, अब इनको एक बार और रिवाइज कर लीजिए, इन पर रिव्यू कर लीजिए। क्लियर? तो ये अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक इससे हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर से, इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कितने? 3 क्वेश्चंस। अब चलते हैं 2 to 3 क्वेश्चन के चांस पूरे, 9 क्वेश्चन तो कम से कम इस डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से आएंगे ही सही। साइलेंट फीचर इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, मेजर ग्रुप, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। चलिए अब इस चैप्टर से हमको क्या क्या ध्यान रखना है, एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म सबसे पहले, अगला एल्गी के क्लासिफिकेशन, ठीक है, अगला एल्गी का क्लासिफिकेशन, क्योंकि जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट्स में से है तो फिर एक ब्रायोफाइट से। टेरिडोफाइट से मुझे नहीं लगता इस बार कोई क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये 3 तो ऐसे हैं, या फिर वो सभी एग्जांपल को दे ले, एक ब्रायोफाइट का एग्जांपल है, टेरिडोफाइट क्रॉस मैच करा ले, इन पर विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर? इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, एल्गी में थोड़ा ज्यादा दे रखा है, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स को बहुत कम दे रखा है, और जिम्नोस्पर्म तो बहुत कम दिया गया है। तो सभी के एग्जांपल्स आपको मालूम हो कि किसके एग्जांपल क्या है, ठीक है। दूसरी बात, हर ग्रुप के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मालूम हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मेन है, और एल्गी के क्लासेस मेन है जिनके एग्जांपल्स ध्यान रखना है। बाकी तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म बहुत कम दे रखा है, मेन ही दे रखा है, एल्गी ज्यादा दे रखा है, तो इसलिए एल्गी को जरूर कंसीडर करना बच्चों। अगला है आप लोगों के एनिमल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो एनिमल के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले है उसके साइलेंट फीचर्स, जिसमें सिमेट्री, ठीक है, सिलोम, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, तो ये साइलेंट फीचर जरूर ध्यान रखना, ये बहुत खास है, ठीक है। अब 3 क्वेश्चन पक्के कंफर्म आने, तो आप बोलेंगे सर इसमें क्या करना है, नॉन कोऑर्डिनेट में हर क्लास जो है उस हर क्लास का आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स और हर एक क्लास के एग्जांपल्स मालूम है, सॉरी हर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स और हर क्लास के क्या मालूम है आपको, हर फाइलम के एग्जांपल मालूम है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जांपल से क्वेश्चन पूछेगा और कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जो अपना लास्ट है वो कौन है, कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर की क्या है, क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में प्रोटोकोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, यूरोकोऑर्डिनेटर क्या होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल क्या है ना,
और जो ब्रेंकियोस्टोमेटा जो साइक्लोस्टोमेटा के बाद अपनी कॉन्ड्रिक्टिस ऑस्ट्रिक्टिस फिशेज हैं, उनका ध्यान रखना, वो बहुत खास है, वहां से क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट लास्ट में अपन चलें तो एविस और जो अपना है एविज वाला जो ग्रुप है, उस एविज का विशेष ध्यान रखेंगे, उससे क्वेश्चन जाने के चांस ज्यादा रहेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर। यूनिट सेकंड में हम लोगों को किन टॉपिक्स का स्पेशली ध्यान रखना है। अब यूनिट सेकंड है और यूनिट सेकंड में जल्दी जल्दी हम लोग ध्यान दें तो यूनिट सेकंड में हमको ध्यान रखना है, एक कलर थोड़ा डार्क लेते हैं। यूनिट सेकंड में मॉर्फोलॉजी है जिसमें रूट स्टेम लीफ है। अब यहां से भी 9 क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं इस यूनिट से, और 3 चैप्टर्स अपने हैं इसमें मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड इसमें सारा का सारा कंप्लीट आ जाता है। क्रूसीफेरी, लिगोमिनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनी, मालवेसी, सारी की सारी फैमिलीज कवर हो रही हैं इसमें। क्लियर? तो अपन लोगों को क्या ध्यान रखना है, मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, टिश्यूज, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लोइंग प्लांट्स, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस, रेसिमोस, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड टू बी डील विद अलोंग विद द रिलेवेंट प्रैक्टिकल ऑफ द प्रैक्टिकल सिलेबस, ठीक है, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनेसी, कंपोजिटी एंड ग्रेमिनी। देखो सबसे जो खास अगर देखा जाए इसमें, है ना, तो हम लोगों के जो लेग्यूमिनेसी है इसका हमको स्पेशल ध्यान रखना है। क्लियर? इसी के साथ साथ हम लोगों को इसमें ग्रेमिनी, इसका फ्लोवर फार्मूला एंड इनके करेक्टरिस्टिक्स कि भाई कैलिस करोला और ग्रेमिन क्या होते हैं, ठीक है, इसी तरह से पेटल्स कैसे होते हैं, सेपल्स कैसे होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। एक हम लोगों के इसके बाद मालवेसी और क्रूसीफेरी में मालवेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका हम ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारे इसमें जो टॉपिक है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है लीफ का वेनिशन और लीफ की फेलोटॉक्सी याद करनी है, ठीक है, और उसके बाद किस तरह कंपाउंड पिन्नेट लीफ वगैरह इनके एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं, हर एक के इसमें बहुत एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको। साइमोस रेसिमोस से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फ्लावर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लावर की प्रैक्टिकल स्टडी भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। कैलिस कोरोला है ना, एंडोशियम, गाइनोशियम, पूरी एंडोशियम, स्टेमन और कार्पल की कंडीशन पूरी याद रहना चाहिए। फ्रूट और सीड से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, और वो जनरली ज्यादातर सीड से रहेंगे, ठीक है। सीड से में क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, मोनोकोट डाइकोट एम्ब्रियो, ठीक है, उस एम्ब्रियो की कंडीशन, कोटिलडोन्स क्या होते हैं, कोलेप्टाइल क्या होती है, कोलोराइजा क्या होता है, तो वहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। अब आते हैं एनिमल टिश्यूज में। एनिमल टिश्यूज में हम लोगों को ध्यान रखना है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, ऑफ इंसेक्ट, फ्रॉग और ब्रीफ काउंट ओनली। इसका ओनली हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिससे रिलेटेड बात करिए फ्रॉग है, फ्रॉग से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आएंगे, और एक या दो क्वेश्चन जो होगा कंफर्म आना है, एक तो एटलीस्ट फ्रॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है। अब वो क्वेश्चन जनरली किससे होने की चांस है, वो बात जरूर है। अब देखो यहाँ इतना ज्यादा तो दे रखा है, उसमें एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और एक जो होता है आप लोगों के डाइजेस्टिव के बाद, इसमें स्पेशल फंक्शन नहीं दे रखा आप लोगों के, एक्सक्रीटरी को स्पेशली नहीं दे रखा है, तो जो दे रखे हैं डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक रिप्रोडक्टिव को ध्यान रखिए जाना। मैं उस फ्रॉग के अंदर ही बता रहा हूं कि दो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट यूनिट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये बड़ी आसान सी यूनिट है, बच्चों को आना ही चाहिए, है ना। अब सेल थ्योरी एंड सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मेन इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को अपन छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको मालूम होता है, बेसिक डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है, और बैक्टीरिया के बारे में मालूम होना चाहिए आपको अच्छी तरह से, ठीक है, वो क्यों है, और माइकोप्लाज्मा के बारे में एक छोटी सी लाइन दे रखी है, वो माइकोप्लाज्मा भी याद रहना चाहिए। सेल इनवलप, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हमको याद रखनी है हमेशा, ये बहुत खास है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑर्गेनेल्स में हम लोगों को ध्यान रखना है, एक तो हम लोगों का जो छुपा हुआ सा टॉपिक है माइक्रोबॉडीज, ये अक्सर रह जाती हैं, बच्चे बड़े बड़े पे ध्यान दे लेते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये बेस तैयार करती है हम लोगों का, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, ये हमारा बेस तैयार करती है जेनेटिक्स का।
जो आगे क्लास 12 के सिलेबस में है, तो इसलिए इसका स्पेशली ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, अपना जो इस पर ध्यान नहीं जा रहा, लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम, इसका भी स्पेशली ध्यान रखना। अगला टॉपिक देखते हैं, केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ लिविंग सेल्स, बायोमोलिक्यूल्स, जो हमारे केमिस्ट्री में भी है और बायो में भी कॉमन है। वहां बस केमिकल स्ट्रक्चर्स है और यहाँ उनकी जो नॉर्मल डिस्क्रिप्शन है बायो के स्टाइल में। अब यहां पर प्रोटीन, प्रोटीन से रिलेटेड एंजाइम्स, ये क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि अमीनो अम्ल की बात होती है ना, ये एंजाइम। तो ये दो टॉपिक तो आपको सबसे पहले तैयार करने हैं, प्रोटीन और एंजाइम। उसके बाद आप लोगों को तैयार करना है न्यूक्लिक एसिड। वैसे भी जनरली हम लोगों को तैयार रहता है डीएनए आरएनए से, वहां लिंक बनता है इसका। एक आप लोगों को याद रखना है कार्बोहाइड्रेट। सेल साइकिल जो है, सेल डिवीजन जो है, उसमें हम लोगों को मियोसिस के अंदर जो अलग अलग फेजेस है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्लेकाटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस, उनकी हर एक की कंडीशन मालूम रहना चाहिए कि कब कौन सी इंसिडेंट होता है, क्रॉसिंग ओवर कब होता है, काइजमेटा कब सीन होता है, बकेट लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, है ना, ये सब हमको मालूम होना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, माइटोसिस को आपने एक सेल साइकिल, कि भाई सेल साइकिल में सिंथेसिस जो एस फेज होती है उसमें क्या होता है, ठीक है ना, एस फेज की कंडीशन क्या होती है वो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, G1 एस और G2 की कंडीशन जो है इसमें एस सेल साइकिल ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट यूनिट पर। प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छी यूनिट है, अपने उनको बूस्टर करती है और कंसेप्चुअल यूनिट है ना। इसमें फोटोसिंथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। मेरी राय रेस्पिरेशन पहले पढ़ना, फोटोसिंथेसिस बाद, लेकिन अब तो पढ़ चुके हो आप तो इसको चीज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो फोटोसिंथेसिस में हम लोगों को सबसे पहले पिगमेंट जो दे रखे हैं उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये रह जाते हैं यार बच्चों। मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, वो थोड़ा सा पेन चेंज हो गया। पिगमेंट आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर, ये बहुत खास है। पिगमेंट कई बार क्या होता है हम लोग ध्यान नहीं देते, पिगमेंट रह जाता है। एक और हमको ध्यान रखना है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। जो फोटो रिएक्शन है उसमें साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, ठीक है। उसके बाद जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये जो C3 C4 का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है, कौन सा केल्विन जो साइकिल है और जो है सिलेक्ट साइकिल जो है, उसका बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना चाहिए कि C3 C4 प्लांट्स का क्या कंडीशन है। और जो आपकी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन है उसमें आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कहां फोटोलाइसिस होता है, कौन सी फेज में होता है फोटोलाइसिस। वाटर मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन किससे बनती है, वाटर मॉलिक्यूल से बनती है। जो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट सेकंड होता है उसमें कौन से पिगमेंट काम करते हैं, ठीक है, P700 क्या है, P690, 680 क्या है, तो वो चीजों का बेसिक ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है, फेराडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, कौन सी किस्म क्या होता है, वो जरूर ध्यान रखना। क्योंकि क्लास लॉन्ग ना हो जाए, मुझे बहुत जल्दी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना एक क्लास इतनी ज्यादा हो जाएगी लंबी। तो वो जरूरी है कि आप उसको बड़े ध्यान से ध्यान दें इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है, अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग में ब्लैकमैन का जरूर ध्यान रखना, लिमिटिंग फैक्टर कौन है, क्यों है, ठीक है। चलिए अगला आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आप लोगों के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। एक RQ, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास ग्लाइकोलाइसिस है और TCA साइकिल है, ठीक है। TCA साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस में इतने ज्यादा चांस है TCA को पूछ सकता है, जो आपके क्रैश जो साइकिल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाए PGR। PGR में आपको वही ध्यान रखना है, सभी जो साइंटिस्ट जो अपना कौन होता है, चार्ल्स डार्विन, लुइस लुइस क्या बोलते हैं, वांट है बाइसन, और वांट है का प्रैक्टिकल बाइसन जेनसन का, है ना। और अपने लोगों के और जितने भी हार्मोन के ग्रोथ हार्मोन है PGR से रिलेटेड, ठीक है, उन ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बाइसन जेनसन और वॉटहाउस का, बाइसन जेनसन वाला तो याद रहना ही चाहिए हम लोगों को, ठीक है। और कौन से क्या क्या एक्सपेरिमेंट उनकी कंडीशन ध्यान रहे। अब अगला जो है इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है PGR ही है, हार्मोन्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सिन, ऑक्सिन के सारे फंक्शंस, ठीक है। जिब्रेलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिलीन और ABA, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ये हार्मोन में हर एक हार्मोन का फंक्शन स्पेशली इंपॉर्टेंट है, हर हार्मोन का फंक्शन, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है।
और ऑक्सीन और जिब्रेलिन के कौन से नेचुरल, कौन से आर्टिफिशियल ऑक्सीन है, ठीक है। और जिब्रेलिन की जो स्ट्रक्चर वाले होती है, जो रिंग्स होती है उनकी, वो किसकी होती है ना, ये ध्यान रखें। तो ये बड़ा खास टॉपिक था। एक इन तीनों में डिफरेंसेस, डिफरेंटेशन, डी डिफरेंटेशन मालूम है अपन को, और रिडिफरेंटेशन, तीनों में डिफरेंसेस, ठीक है। अगला टॉपिक आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। ये तो हम लोगों का बहुत खास है सही, और हम जब मेडिकल बायोलॉजी में स्टडी करेंगे तो इन टॉपिक्स को लेकर तो स्टडी करना ही है। इसमें है ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, ठीक है। तो इस पर हम लोगों को क्या ध्यान देना है, उस पर आते हैं, बात पर, मेन बात पर आते हैं। यहाँ पर हमको जो टॉपिक है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में जितने भी वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, जितने भी वॉल्यूम्स हैं हम लोगों के, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, आईआरवी क्या होता है, ईआरवी क्या होता है, ये सारे के सारे वॉल्यूम्स को सबसे पहले अच्छी तरह से ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो वॉल्यूम्स को ध्यान रखना, वॉल्यूम डायरेक्ट हमको तो यहाँ नहीं मिल रहा है, वो ध्यान रखना। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये आज के जमाने की बहुत खास है, तो मेडिकल बायोलॉजी में भी इसकी इंपोर्टेंस होती है। तो पूछ सकता है, अस्थमा और एम्फीसिमा जनरली याद रहता है, ऐसे भी आपको याद रखना, लेकिन इस पर कंसीडर जरूर कर लेना। ऐसा तो है नहीं कि जो मैं नहीं बता रहा उसको आपने पढ़ा ही नहीं, मैंने क्या पढ़ लिया है, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा इनका बस, ठीक है। एक हम लोगों के इसमें जो ग्राफ है, ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व है, वो कर्व का जरूर ध्यान रखना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक हम लोगों का है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ये अब मिल गया अपन लोगों को, ठीक है। इसमें ध्यान रखना पोन्स किस तरह से रेगुलेशन करता है, पोन्स का पूरा रोल और रेगुलेशन की प्रोसेस किस तरह से होता है, वो ध्यान रखिएगा। बाकी तो बेसिक होता है, बच्चों को याद रहता है, ठीक है। अगला है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में हम लोगों को ईसीजी पूरी आना चाहिए, क्योंकि आज की कंडीशन में याद रहना चाहिए। एंजाइना पेक्टोरिस, ये बहुत खास है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आपको कार्डिक साइकिल, ये अच्छी तरह से ध्यान रहना चाहिए। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर हार्ट की मालूम है, कहां पर सेन है, कहां एवीएन है, ठीक है। पर्किंजे फिलामेंट्स क्या होते हैं, हिंज का बंडल क्या है, ये सबको आपको मालूम होना ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए इधर आते हैं अपन एक्सक्रेशन में। एक्सक्रेशन में आपको सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एट्रियल न्यूट्रेटिक फैक्टर एंड एडीएच, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों, ये बहुत खास टॉपिक है। अगली बात हम लोग करते हैं, तो अगला हम लोगों को ध्यान रखना है इसमें, और है जो एक्सक्रेशन का प्रोसेस है, यूराइन फॉर्मेशन। यूराइन फॉर्मेशन किस तरह से यूराइन फॉर्मेशन होता है, और किस तरह से नेफ्रॉन के अंदर है जो होता है बोबन कैप्सूल, है ना, और ग्लोमेरुलस और पीसीटी, डीसीटी और हेनले का लूप जो किस तरह से काम करता है, वो हमको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये बहुत खास है। किडनी की स्ट्रक्चर में ऐसा कोई टॉपिक जिसमें नहीं, जिसमें हमसे कोई क्वेश्चन उलझा के पूछ सकता हो, ठीक है। और एक तो आपको मालूम रहता है ये अमीनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरोटेलिक क्या होता है, वो तो हमको मालूम है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक है हम लोगों के नेफ्राइटिस, जिसमें डायलिसिस का प्रोसेस है, वो याद रखना चाहिए आपको। एक यूरेमिया, यूरेमिया कौन सी कंडीशन है, ठीक है। इन टॉपिक्स का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लोकोमोशन एंड मोमेंट, टाइप्स ऑफ मोमेंट्स। थोड़ा सा मुझे फास्ट भी चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आधे घंटे की क्लास तो हो चुकी है, तो ज्यादा लॉन्ग नहीं कर सकते हम लोग, और टॉपिक्स जल्दी जल्दी क्लियर करते हुए चलना है। लोकोमोशन एंड मोमेंट्स, टाइप्स ऑफ मोमेंट्स, सिलेरी, फ्लैजिलरी एंड मस्कुलर स्केलेटल मसल्स। देखो आप लोगों को जनरली क्या ध्यान रखना है, यहाँ टू बी डील विद द रिलेवेंट प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल सिलेबस, उसको भी बोला गया है स्केलेटन सिस्टम में। स्केलेटन सिस्टम में एक तो हमको जनरली जो टोटल ओवरऑल जो स्केलेटन होता है, उसकी बोन्स का नंबर्स ध्यान रखना है, कि अपनी स्कल में कितनी बोन्स है, क्या उनकी कंडीशन है, फेशियल बोन्स कौन सी, स्कल बोन्स कौन सी है, ठीक है। एयर बोन्स हमको मालूम होता है, मेलिस वो मिस होता है ना, मेलियस इनकस होता है स्टेपिस, तो हमको मालूम है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों की बात ध्यान रखना चाहिए, जो हमारी वर्टिब्री है, कॉलम जो है हमारे वर्टिबल कॉलम, उसमें कितनी बोन्स है, 26 बोन्स का क्लासिफिकेशन मालूम रहे, कहाँ कितनी कितनी बोन्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को ये भी मालूम रहना चाहिए कि हमारी जो रिप्स की जो है टाइप्स ऑफ रिप्स कौन कौन सी होती हैं, ये ट्रू रिप्स कौन सी होती है, फॉल्स कौन सी होती है, फ्लोटिंग रिप्स कौन कौन सी होती है ना, उनका नंबर्स याद रहना चाहिए, कौन से कहां तक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों के जो हाथ और पैर में कितनी बोन्स है, और मेन कार्पस, बेटा कार्पस, टार्सस और मेटाटार्सस का नंबर ध्यान रखना। पटेला की वजह से क्या होता है, जो लेग्स की टार्सस मेटाटार्सस होती है, उनके नंबर चेंज होते हैं, इधर कार्पस मेटाकार्पस होता है, कोई पटेला वटेला होता है नहीं कोनी में, तो इसलिए एल्बो बोन का स्पेशली यहाँ होना चाहिए।
जो पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल है उसके 3 पार्ट्स याद रहना चाहिए, कौन सा पार्ट कहाँ होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, बस दैट्स ऑल। ये है आपके मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन में आप लोगों को मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस पूरा मालूम होना चाहिए। कैल्शियम फंक्शन क्या कैसे करता है, कैल्शियम का क्या रोल होता है, किस तरह से जो होता है मसल्स फाइबर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, एक्टिन मायोसिन का रोल क्या होता है, ठीक है, सार्कोमेर किस तरह से चेंजेस होता है, वो सारी पोजीशन मालूम होना चाहिए बच्चों को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक को डील करते हैं, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल, न्यूरल कंट्रोल में वैसे देखो काफी कम कर दिया गया है, काफी लंबा टॉपिक था ये, और कंडक्शन ये मेन है इसमें, जनरल कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ये सबसे खास टॉपिक है। नर्व इंपल्स किस तरह से जाती है और किस तरह से पोलर और नॉन पोलर कंडीशन बनती है सोडियम क्लोराइड आयन के अंदर बाहर जाने से पोटेशियम आयन के साथ, ठीक है। सिनेप्सिस क्या होती है, सिनेप्सिस का क्या रोल होता है, और जो हार्मोन काम करते हैं एसिटाइलकोलिन कैसे काम करता है, और सिनेप्स कैसे बनता है, ठीक है। एक तो मेन मेन चीज जो है हम लोगों की वो होता है। अब हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर में, ब्रेन की स्ट्रक्चर में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उनके फंक्शन क्या है, ठीक है। फोर ब्रेन और कार्पोरा कार्डियोजेमिना का फंक्शन क्या है, तो वो जरूर ऐसी चीजों का ध्यान रखना। सेरिबेलम और सेरिबेलम का फंक्शन क्या है, ठीक है। जो होता है स्पाइनल कोड वो किस तरह से काम करता है, और इसके साथ जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन क्या होता है, उनकी पोजीशन भी ध्यान रखना बेटा, कि ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। चलिए नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों को ये ध्यान रखनी है, जो लास्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये भी जिस तरह से प्लांट ग्रोथ हार्मोन है वैसे जो ये हार्मोन है ये भी सेम है। ये अच्छा, इनमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, चाहे हम एग्जाम देने जाए, हम एग्जाम देने जाए तब भी गड़बड़ हमसे क्या हो जाती है कि ये हार्मोन वहां जा रहा है और वो हार्मोन वहां जा रहा है, ये एक्चुअल बात है, टीचर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ ध्यान देना, एनसीईआरटी की लाइन से ही पढ़ना है, कोई भी कोई शीट वीडियो को कोने में रख देना। और जितने भी हार्मोन, जैसे हम लोग बात करें किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ठीक है। मैं किसी भी एक पर हाथ नहीं लगाना चाहता कि ये पढ़ के जाना है, उन पर क्यों जाना है ना। पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पेंक्रियास, गोनेट, इन सबके आप लोगों को सबके क्या फंक्शन है और इनकी कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है वो ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक का फंक्शन दूसरे के फंक्शन से मैच नहीं करना चाहिए, जो जो मैच करते हैं उनको अंडरलाइन कर देना कि ये फंक्शन उसका भी ये है ना। अब जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस आता है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में बच्चा कंफ्यूज होता है, यार मैं एड्रिनल ग्लैंड्स के हार्मोन लिखूं है ना, या फिर मैं क्या करूं कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन लिखूं, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है थोड़ा सा। तो उन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना कि हमारी एनसीईआरटी वो लाइन से क्वेश्चन बनाएगा, एनसीईआरटी की लाइन उठाएगा और वहीं से क्वेश्चन दे देगा। उसके पास एक वो तो होना चाहिए ना एग्जामिनर की सपोर्ट में कि यार मैंने यहां से क्वेश्चन बनाया, ताकि आप कभी उस पर क्या लगाए कि भाई आलोचना प्रकट करे कि मेरा क्वेश्चन ये इसका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो कोई भी आप उससे पहले वो क्या करता है अपनी बुक के अकॉर्डिंग वो देख लेगा कि भाई इस हार्मोन का काम ये है, तो वो अपनी बुक से उठा के देगा, ताकि कल आपको उसका प्रूफ दिया जाए कि भाई हमने यहां से क्वेश्चन बनाया था। तो इसलिए इसकी स्पेशली ध्यान रखना। अगली कंडीशन है एक्रोमेगली, केराटिनिज्म, बहुत सब खास खास है, एक्सोथेलमिक ग्रोटर और एडिसन डिजीज, ये स्पेशल डिजीज है बेटा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बना दिया जाता है। डिजीज एंड डिसऑर्डर मेंशन अबाउट टू बी द डील इन ब्रीफ, ब्रीफ में याद रखना है, ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना है इनको। एक आपके है कि भाई कैसे हार्मोन एक्शन होता है, कैसे हार्मोन एक्शन होता है, जब हार्मोन की एक्शन प्रोटीन हार्मोन के लिए कैसा होता है, लिपिड हार्मोन्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट के हार्मोन के लिए कैसे होता है, ठीक है। किस तरह से ये हार्मोन के एक्शन होते हैं न्यूक्लियस में जाने के बाद, या फिर साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से कैसे एक्स रिसेप्टर या के थ्रू या हार्मोन को अंदर लिया जाता है, दोनों एक्शंस का ध्यान रखना। और कौन से प्रोटीन हार्मोन है, कौन से लिपिड हार्मोन से, इनकी क्वालिटी जरूर ध्यान रखना, स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हैं, तो वो चीजों का ध्यान रखना। ये अपना जो है क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन से, क्लास 12 के सिलेबस से। इसमें स्पेशली ध्यान रखना है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें एक चैप्टर तो हमारा पहले से हट चुका है, तो सबसे पहले पोलिनेशन को याद रखना, ये क्रॉस पोलिनेशन और ये कौन से पोलिनेशन के टाइप्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, ये भी बहुत खास है, और पोलन पेस्टल इंट्रेक्शन, सबसे पहले इसी को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, पोलिनेशन इस चैप्टर का सबसे खास टॉपिक है, उस पर से क्वेश्चन बनने के चांस सबसे पहले वो बनाने की सोचेगा तो यहीं से बनाएगा, ठीक है। अगली बात है जो हम लोगों को दो चीजों पर ध्यान रखना है, वो ढूंढ लेता हूं मैं, एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी। मैंने एपोमिक्सिस पार्थेनोकार्पी बच्चा पढ़ के जाता है बहुत, लेकिन एपोमिक्सिस में उलझ जाता है, तो दोनों चीजों का ध्यान रखना। और पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल, पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो ये चीजें मेन है जो कंसिडर करनी है। उसके बाद हर बच्चा ध्यान रखेगा कि यार किस तरह से एंथर की स्ट्रक्चर है, किस तरह से मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, कैसे फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, कौन सा ओविल होता है, ठीक है। स्पेशली आप ध्यान रखना कि जो फीमेल गेमेटोफाइट है
है ना, उस फीमेल गेमेटोफाइट कितनी सेल्स है ना, एम्ब्रियो सेक में कितनी सेल्स है, वो कुछ टाइप पॉलीग्राम टाइप की है, उनके न्यूक्लियस का नंबर कितना है, ठीक है। तो वो चीजें आपको याद रखना चाहिए, ये मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोगों को सबसे पहली चीज है जो ध्यान रखनी है, एक तो है हमारा, हाँ, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटल फॉर्मेशन, सबसे खास टॉपिक। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, और यही से आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, उसमें आईवीएफ, जिफ्ट, गिफ्ट और एमटीपी आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज है उसकी जानकारी दी जाए, तो ये बहुत खास है, ठीक है ना। अगर हम कंट्रोल कंट्रासेप्टिव डिवाइस में आ जाएगा तो लिपेस लूप का ध्यान रखना, कॉपर रिलीज वाले कौन से, कॉपर रिलीज नहीं करने वाले, तो इन चीजों के बारे में जरूर ध्यान रखना, जो कंट्रासेप्टिव है। और इधर ऊपर चले अपन तो गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बहुत खास है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसमें आप लोगों को फेस और डेज मालूम रहना चाहिए, बस इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर ऑर्गन का फंक्शन क्या है, ठीक है, उसका याद रहना चाहिए। पर्टिकुलरली जो हमारा टेस्टिस उसका फंक्शन क्या है, उसके बाद जो है सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो उनके मेन फंक्शन ध्यान रखिए, कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, उनका रोल क्या होता है, वो ध्यान रहना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब का मेन है, और यूट्रस की जो 3 मेम्ब्रेन्स हैं उनके बारे में ध्यान रखना चाहिए, कंट्रक्शन वगैरह कैसे होते हैं वो ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ कहाँ रिलीज होते हैं, ओवरी से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है उसके बारे में ध्यान रहे, प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है वो ध्यान रहे, तो वो जरूर ध्यान रखना बच्चों। चलिए, उम्मीद है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। थोड़ा मुझे जल्दी भी चलना है, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो सब बच्चे इसको देखते नहीं है, आज बहुत क्रुशियल टाइम चलता है वैसे ही। तो अगर 1 घंटे की क्लास हो जाती है, बच्चे सोचते हैं इतनी लंबी क्लास कैसे देखेंगे हम, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी फ्री कर दे। अब जल्दी से हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर। हेरिडिटी एंड वेरिफिकेशन वेरिएशन में हम लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। पेलोट्रोपी में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन जो है आप लोगों को हनी बी और बर्ड्स का ध्यान रखना है, ठीक है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और ये देखो थैलेसीमिया, जनरली हमारे सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है उधर से, तो इधर तो ध्यान रखना है थैलेसीमिया तीनों को, ठीक है। कौन सा एक्स लिंक्ड है, कौन सा एक्स लिंक्ड कैसी कंडीशन है, कौन में कैरियर है, कौन में डिजीज जिसमें होती है, ठीक है। तीनों सिंड्रोम खास, क्योंकि इनसे घुमा घुमू के क्वेश्चन बना लेगा, क्रॉस मैच वाला, किसी एक को भी अपनी छोड़ सकते, ये तो बहुत खास पोर्शन है हम लोगों का। अगला आता है हम लोगों की मोलिकुलर बेसिस में डीएनए पैकेजिंग, बहुत खास। जेनेटिक कोड, वहां एंजाइम के साथ आपको ये ध्यान रखना है, जेनेटिक कोड हो गया हम लोगों का। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, जो उसकी क्या है, टारगेट अचीव है वहां से, और टारगेट से वहां से, ठीक है। उसके बाद एक ओपेरॉन से क्वेश्चन, स्विच ऑन ऑफ मैकेनिज्म, सेंट्रल डोगमा, ठीक है। ये एक खास टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। अगला है हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसमें जो आप लोगों के जनरली स्टेटमेंट से क्वेश्चन आते हैं वो है आप लोगों का हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, अडॉप्टिव एडिशन और ह्यूमन इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है ना, वहां से क्वेश्चन, ठीक है। पहले इसलिए मैंने आपको इन टॉपिक को लिया। अब पैलेंटोलॉजी वगैरह है, उसकी प्रोसेस में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, इनका क्या रोल है, ये टॉपिक बच्चों आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक है जिससे मैं तो इसलिए लास्ट में पहले गया, वो पहले कंसिडर इनको ही करता है लास्ट में, ठीक है। और मिलर यूरी का जो एक्सपेरिमेंट है उसको ध्यान रखना कि उसमें जो जार में कौन कौन सी गैसेस ली थी, उन गैसेस का क्या क्या रेशो है। ह्यूमन वेलफेयर याद करने वाली यूनिट है, इसमें डिजीज और डिसऑर्डर आपको मालूम रहना चाहिए, क्लियर। तो इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे खास है अपने मलेरिया, फाइलेरियासिस और एस्केरेसिस। चिकनगुनिया पे जनरली बच्चों का ध्यान जाता नहीं, चिकनगुनिया ही बहुत खास है, ठीक है। उसके बाद आपके कहा गया कैंसर, एडोलसेंस, ड्रग अब्यूज, एल्कोहल अब्यूज, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं कोटा रहता हूं, मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मुझे मिलते हैं, बच्चे थड़ी पर करते करते, जो गंदी बात है नहीं करना चाहिए,
स्मोकिंग किल्स, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, जो आपकी जो एज है उसमें इसके बारे में देना बहुत जरूरी है। तो यहां से वो क्वेश्चन बनाएगा क्योंकि आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक टाइफाइड जो मेरे से छूट गया, आप बोलेंगे सर सभी तो ले लिया आपने, सभी नहीं लिया। देखो डिजीज सिंपल चैप्टर है, इसमें कौन छोड़ के जाएगा क्या यार, है ना, कौन छोड़ के क्या जाएगा, आसान तो चैप्टर है, इसको याद भी करने में टाइम लगता नहीं, तो इसलिए वो वाली बात है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इन हाउस होल्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज जो है सीवेज ट्रीटमेंट से यहां से बहुत खास है। एरोबिक एनोरोबिक जो ट्रीटमेंट होता है वहां से वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ये एरोबिक एनोरोबिक जो है यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। एक आप लोगों के बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत खास है इसमें। अगला अच्छा, और माइक्रोब्स जो है आप लोगों के जो जो बैक्टीरियाज हैं जो हम यूज करते हैं हमारे डेयरी प्रोडक्ट वगैरह में, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये दो बड़े खास ट्रीटमेंट एंड बायो कंट्रोल एजेंट। आगे बढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अच्छा चैप्टर है, हम लोग उसमें काफी कुछ तैयार करते हैं, इसमें लाइन से अपन कुछ नहीं मिलने वाला। अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलेंगे तो पीसीआर मालूम होना चाहिए, पीसीआर की प्रोसेस मालूम होना चाहिए, स्टेप्स कौन कौन सी होती है ना। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हम लोगों के है कौन सा आणविक कैची, मॉलिक्यूलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो क्या होते हैं, किस तरह से उनका नोमेनक्लेचर किस तरह किया जाता है, उनके एग्जांपल्स क्या है। एक पीबीआर 322 बहुत खास है, पीबीआर 322 की टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन साइट्स कौन सी होती है, ठीक है ना, रिकॉग्नाइजेशन साइट कौन सी होती है, उनमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करते हैं, वो पूरा मालूम होना चाहिए आपको। पूरा पीबीआर 322 अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, वो 6 प्रोसेस की स्टेप्स याद रहना चाहिए, है ना, वो पूरी स्टेप्स याद रहना चाहिए, कौन सी स्टेप्स में कौन में क्या क्या है। और लास्ट में जो बायोरिएक्टर्स हैं, उन बायोरिएक्टर के फंक्शंस क्या है, कौन सी चीज क्या काम करती है, क्लियर। इसलिए यहां से तो बोलना ही बेकार है उसको। एक हम लोगों के बीटी क्रॉप्स, ठीक है, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एग्जांपल्स, ओनली एग्जांपल्स, ठीक है, वो हमको ध्यान देना चाहिए। एग्रीकल्चर में आरएनए इंटरफेरेंस जरूर ध्यान रखना बच्चों, या आरएनए इंटरफेरेंस से क्वेश्चन बन सकता है। और एक हमले की ह्यूमलिन, ह्यूमलिन कैसे बनाया गया था वो, बस दैट्स ऑल, यहीं से आसपास से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, ये लास्ट यूनिट है हम लोगों की, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप जानते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी होती है, और ये बी जो जेई वाले भी करते हैं इसको, जो बीटेक और आईआईटी करते हैं, तो ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब इसमें हमको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे और एनसीईआरटी की लाइन से आएंगे। खुशी की बात है एक चैप्टर तो वैसे हट गया इसमें से, है ना। तो हम लोगों को सबसे मेन चीज ध्यान रखना है, म्यूचुअलिज्म, ये सबसे खास, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, कंपटीशन, एग्जाम्पल भी आएंगे इसके, प्रोडक्शन, उससे उससे मिला पैरासिटिज्म, ये सबसे खास टॉपिक है। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में हम लोगों को देखो वो जो दे रखा है ना आपको, एज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, वो समझ में उसके बच्चों को आता नहीं, क्वेश्चन वहां से बनने नहीं जाता है। और एक दोनों जो ग्राफ है हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है, वो दो कर्व को ध्यान रखना है ना, किस तरह से एक्सपेंशियल ग्रोथ होती है और किस तरह से जो होती है रैट ग्रोथ होती है, उन दोनों के ग्राफ ध्यान रखना। और जो हमारी y इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन है, ठीक है, तो उसका जरूर ध्यान रखना। इधर से आप लोगों के जो प्रोडक्टिविटी है, इससे क्वेश्चन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है ना, उनके बारे में। डिकम्पोजिशन की प्रोसेस, हम जानते हैं कि इकोसिस्टम फंक्शन करता है तो उसकी फंक्शन ही है, ठीक है। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस पूरा मालूम होना चाहिए, कहाँ लीचिंग होती है, कहाँ डिकम्पोजिशन होता है, पूरा प्रोसेस, जो वो पेड़ वेड़ का डायग्राम बन रहा है ना, उससे मैंने किताब छोड़ी नहीं, ये डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं, ये देखिए, इसका पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में रहना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, ये वाला, क्लियर। तो ये पूरा आपको इसकी हर स्टेप्स याद रहना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एनर्जी फ्लो दे रखा है, एनर्जी फ्लो में आप लोगों को प्रेम, ये नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, नंबर से बात नहीं है। जो लॉ ऑफ 10% रूल्स है एनर्जी फ्लो का, वो आपको याद रहना चाहिए, क्लियर। स्टैंडिंग क्रॉप्स क्या होती हैं वो ध्यान रहे आपको, ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगला जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस जो होता है उसमें कौन से होते हैं कि प्रोसेस, लीचिंग क्या होती है, मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या होती है, ह्यूमिफिकेशंस क्या होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। एनर्जी फ्लो में पीएआर, फोटोसिंथेटिक एक्टिव डिवीजन क्या है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, ये आपको ध्यान रख जाए, इससे आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। लास्ट है अपना बायोडायवर्सिटी वाला और कंजर्वेशन वाला। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए बायोडायवर्सिटी लॉस के रीजंस क्या है, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी रीजन, उसके रीजंस क्या है ना। वहां से कई बार क्वेश्चन बनाए और लाइन टू लाइन बनाए,
है ना, मैंने कई बार जब सोल्व कराए, और एक तो अपना पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड किस तरह से काम करते हैं, और यहाँ पर भी y इक्वल टू mx प्लस सी वाली जो इक्वेशन होती है मैथ्स की, वो यहाँ से पूछी जाती है, log s इक्वल टू log c प्लस z log a। z का मीन्स क्या होता है और c का मीन्स क्या है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है ना, और जो z की वैल्यू होती है अलग अलग ग्रुप्स के लिए कितनी होती है, इकोलॉजिस्ट हैज डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ द रीजंस। ठीक है, तो ये आपको z की वैल्यू याद रहना चाहिए कि z की वैल्यू क्या है, उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम लोगों के जो टॉपिक है उसमें लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की तो मैंने बात कर ही ली आपसे। ठीक है, रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक का क्या रोल है उसके बारे में ध्यान रखें। एक एंडेमिज्म दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक है हम लोगों का ये कंजर्वेशन वाला, इसमें कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में इन सिटू एक्सिटू जो एग्जांपल दे रखे हैं ना, उसमें सैक्रेड ग्रूव्स क्या है, एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, और नेशनल पार्क और सेंचुरीज में तो इतना दे नहीं रखा है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ध्यान रखना जो है हम लोगों के 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 19 नेशनल पार्क्स हैं और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक ये जो दे रखा है वर्ल्ड समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, और 190 कंट्रीज प्लेज्ड देयर द कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010। ठीक है, ये आपको ये लाइन भी याद रहना चाहिए, जो लास्ट लाइन है यहां से पूरी लाइन से क्वेश्चन बनेगा। तो मेरी राय है इसमें बायोडाइवर्सिटी वाले में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जो स्टडी कर रखी होगी आपने, वो सारी ध्यान रखना। क्लियर, तो ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो जाए, और हो चुका होगा मेरे ख्याल से, मैं जो घड़ी देख रहा हूँ उसके हिसाब से काफी 1 घंटे से तो कम का ही है, लेकिन आप लोगों के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों मैंने वो